प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनोविज्ञान का सेकंड लेक्चर द्वितीय जो व्याख्यान है उसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय और मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की या बाल विकास की विधियाँ, इनको पढ़ना है। संप्रदायों में हम बात करें तो सबसे पहले चर्चा करते हैं संरचनावाद की। संरचनावाद जो संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक, इसके पूर्व के लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं कि मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक कार्यों को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो विलियम वुंड को जाता है। विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय, जो वर्तमान समय में जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की और प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत की। इसीलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या संरचनावाद का जनक माना जाता है। तो संरचनावाद जो संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक, प्रतिपादक विलियम वुंड थे और उनका सहयोग टिश्नर ने भी किया था। ये 1879 में इसकी शुरुआत हुई थी। संरचनावाद के बाद अगर हम बात करें तो प्रकार्यवाद, या बहुत जगह इसको कार्यवाद भी कहा जाता है, प्रकार्यवाद और कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रकार्यवाद या कार्यवाद के अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स पर भी हमने चर्चा किया था कि 1880 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, और उसको हम आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कह सकते हैं। प्रकाशित होती है, उसमें मनोविज्ञान के तर्क पक्ष में बहुत सारे तर्क विलियम जेम्स द्वारा दिए गए और उन्हीं तर्कों के आधार पर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग हटकर एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पहचान मिली। इसीलिए विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद के जनक विलियम जेम्स हैं और विलियम प्रकार्यवाद या कार्यवाद से जुड़े हुए और भी उनके जो समर्थक थे उनमें विलियम जेम्स के अलावा जॉन डीबी, ई.एल. थॉर्नडाइक और वुडवर्थ प्रमुख थे, जो इस विचारधारा, इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, प्रकार्यवाद से जुड़े हुए थे। इसके बाद हम तीसरे बिंदु पर आते हैं तो व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की भी हमने चर्चा पूर्व के क्लास में किया था कि जे.बी. वाटसन, जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इसीलिए जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, जनक कहा जाता है। जे.बी. वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे कुछ नवजात शिशु दे दो, मैं उन्हें जो कहोगे वो बना दूंगा, क्योंकि वो व्यवहार को ज़्यादा महत्व देते थे। तो व्यवहारवाद का जो संप्रदाय है उसके जनक जे.बी. वाटसन थे। व्यवहारवाद में दो विचारधाराएं होती है, एक व्यवहारवाद, एक उत्तरकालीन व्यवहारवाद। और उत्तरकालीन व्यवहारवाद जो बाद में प्रचलित होती है उसमें हल, C.H. हल, स्किनर, टॉलमैन और गुथरी, हल, स्किनर, टॉलमैन और गुथरी आदि प्रमुख मनोवैज्ञानिक होते हैं जो उत्तरकालीन व्यवहारवाद या ऐसे भी कह सकते हो व्यवहारवाद से ही जुड़े थे। इसमें चौथा संप्रदाय जिसकी हम चर्चा करते हैं प्रमुख रूप से, वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, आप जैसे मनोविश्लेषणवाद की बात आती है हम तुरंत हमारा ध्यान फ्रायड की तरफ जाता है। फ्रायड इस प्रकार के विचारधारा के इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फ्रायड ने चेतन और अचेतन मन की चर्चा की है और मनोविश्लेषण संप्रदाय के वो प्रतिपादक भी थे। फिर पांचवें संप्रदाय की तरफ हम बढ़ते हैं तो गेस्टाल्टवाद।
गेस्टाल्टवाद, इसको संज्ञानवाद भी कहा जाता है बहुत जगह पर। गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संज्ञान या सूझ। तो इसको बहुत जगह पर संज्ञानवाद भी कहा जाता है। तो गेस्टाल्टवाद के जो प्रवर्तक थे वो जर्मनी के वर्दीमर थे। वर्दीमर, उनके साथ थे कोफका और कोहलर, ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पूर्ण से अंश की ओर सीखने की चर्चा की, तो ये गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक माने गए। फिर एक और महत्वपूर्ण जो मनोविज्ञान की बात की जाती है, हार्मिक या प्रेरकीय मनोविज्ञान। हार्मिक या प्रेरकीय मनोविज्ञान की जब हम चर्चा करते हैं तो मैकडूगल की याद आती है। जब हम संवेगों की चर्चा करते हैं, मूल प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं, तो मैकडूगल की याद आती है। मैकडूगल ने मनोविज्ञान में 14 प्रकार के संवेग और उतने ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य के हर मूल प्रवृत्ति के पीछे कोई ना कोई संवेग छिपा होता है जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। तो ये कुछ प्रमुख संप्रदाय थे जो मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं मनोविज्ञान की विधियों की। मनोविज्ञान की विधियाँ उसको कह सकते हो, उसको शिक्षा मनोविज्ञान की भी विधियाँ कह सकते हो, और उसको बाल विकास की विधियाँ भी कह सकते हो। मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान है। हमारा जो प्रमुख ध्यान जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही अब शिक्षा मनोविज्ञान को बाद में बाल विकास के नाम से हम जानते हैं। तो इनकी मनोविज्ञान की विधियों की चर्चा हम करते हैं। अगर विधियों को उनके स्वरूप के आधार पर हम वर्गीकृत करना चाहें तो मनोविज्ञान की विधियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली विधि जो होती है वो निरीक्षण विधि, और दूसरी विधि जो होती है वो विवरणात्मक विधि होती है। पहली विधि निरीक्षण विधि और दूसरी विधि विवरणात्मक विधि होती है। निरीक्षण विधि के अंतर्गत हम 3 प्रमुख विधियों को रखते हैं। 3 प्रमुख विधियां होती हैं। पहली विधि अंतर्दर्शन विधि, दूसरी विधि बहिर्दर्शन विधि, और तीसरी विधि जो होती है उसको हम प्रयोगात्मक विधि के नाम से जानते हैं। तो निरीक्षण विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती हैं? पहली विधि अंतर्दर्शन विधि, दूसरी विधि बहिर्दर्शन विधि और तीसरी विधि प्रयोगात्मक विधि। ये 3 प्रमुख विधियां हैं जो निरीक्षण विधि के अंतर्गत आती हैं। विवरणात्मक विधियों की अगर हम बात करें तो विवरणात्मक विधियों में पहली विधि है
विकासात्मक या जननिक विकासात्मक या जननिक विधि, ये किस विधि के अंतर्गत आती है? विवरणात्मक विधियों के अंतर्गत पहली विधि आती है विकासात्मक या जननिक। डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड, डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड, विकासात्मक या जननिक विधि। दूसरी विधि व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास या जीवनी विधि, व्यक्ति इतिहास या जीवनी विधि, इसको कहते हैं केस हिस्ट्री मेथड, केस हिस्ट्री मेथड्स, व्यक्ति इतिहास या जीवनी विधि। तीसरी विधि इसके अंतर्गत आती है साक्षात्कार विधि। चौथी विधि साक्षात्कार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। और चौथी विधि आती है प्रश्नावली विधि। पांचवी विधि आती है तुलनात्मक विधि। कंपैरेटिव, प्रश्नावली विधि को अंग्रेजी में क्वेश्चनायर मेथड कहते हैं और तुलनात्मक विधि को कंपैरेटिव मेथड। छठी विधि जो आती है इसके अंतर्गत वो आती है मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिकल मेथड। सातवीं विधि इसके अंतर्गत आती है मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण विधि, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि इस विधि के प्रतिपादक फ्रायड हैं। मनोविश्लेषण विधि। और आठवीं विधि इसके अंतर्गत आती है उपचारात्मक विधि, उपचारात्मक क्लिनिकल मेथड। उपचारात्मक विधि। और नौवीं विधि की जब हम बात करते हैं नौवीं विधि परीक्षण विधि। नौवीं विधि परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड जिसको कहते हैं। 10वीं विधि सांख्यिकीय विधि। और 11वीं विधि आती है समाजमिति विधि। स्टैटिकल मेथड। और जो 11वीं विधि है सांख्यिकी विधि, जिसको स्टैटिकल मेथड कहते हैं, और समाजमिति सोशियोमेट्री मेथड। समाजमिति विधि जिसके प्रतिपादक J.L. मोरेनो जी हैं। तो ये मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख विधियां हैं
जिनके विधि से मनोविज्ञान को हम जानते हैं, हम सीखते हैं और उसकी चर्चा पर चर्चा करते हैं। अगर हम इनका संक्षिप्त में परिचय देखें तो सबसे पहला जो अगर इनका संक्षिप्त में हम परिचय करना चाहें तो अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अंदर झांकना, अपने अंतरात्मा का दर्शन करना, अपने अंदर झांकना। तो अंतर्दर्शन विधि ये ऐसी विधि है जिसमें हम अपना अध्ययन स्वयं करें, क्योंकि हम क्या हैं, हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी रुचि, आवश्यकता, उपयोगिता क्या है, इसका आकलन हमसे बेहतर हमारे बारे में कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम खुद का अध्ययन कर रहे हों अपने द्वारा तो इस विधि का प्रयोग करते हैं, अंतर्दर्शन विधि। इसकी उपयोगिता क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च, कोई समय, कोई यंत्र, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में अपना अध्ययन हम स्वयं कर सकते हैं। ये अंतर्दर्शन विधि है। इसकी कमी भी है क्योंकि हम अपना अध्ययन तो कर लेते हैं लेकिन उसको किसी का पर प्रकट नहीं होने देते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, और अच्छाइयों का भले ही हम प्रदर्शन कर देते हैं लेकिन कमियां अपने अंदर छिपा लेते हैं। फिर दूसरी विधि आती है निरीक्षण विधि के अंतर्गत बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन को अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। बहिर्दर्शन जब किसी दूसरे के द्वारा हमारा अध्ययन किया जाता है या हम अपना अध्ययन कराते हैं तो उसको बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। इसमें पहली अंतर्दर्शन विधि से ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें पहली विधि से त्रुटियां कम होती हैं। बहिर्दर्शन विधि की हम चर्चा करते हैं। बहिर्दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक विधि की हम बात करें तो औपचारिक विधि में हम किसी से कहते हैं, हमको एक अनुशासित परिस्थिति में हमको ये पता होता है कि हमारा निरीक्षण या हमारा अवलोकन किया जा रहा हो। एक नियंत्रित स्थिति में एक स्थान पर हमारा निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है और हमको पहले से उसकी सूचना होती है, वो औपचारिक होता है। और एक अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक जब हमारा कोई अवलोकन कर रहा हो और हमको पता ना हो। जैसे हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि अभी कक्षा में शिक्षक आएँ और कहें कि हम आपका टेस्ट कराएंगे और एक कमरे में बिठा के टेस्ट कराया जाता है। बच्चे को पता है कि टीचर हमारे सामने हैं या बाकी लोग सामने हैं, तो वो कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। ये औपचारिक है। अनौपचारिक, आप क्या कर रहे हैं, अचानक क्लास में टीचर आ जाएं या आप कहीं घर से बाहर निकले हैं, आपको पता नहीं है कि आपके गार्जियन भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ आप हैं, उस स्थिति में उन्होंने आपको देख लिया, तब आपकी असलियत क्या है इसका पता चलता है। तब ये जो विधि होती है वो अनौपचारिक होती है, जिसमें पहले से कुछ निश्चित नहीं होता है। तो ये बहिर्दर्शन दो तरीके से होता है, एक बताकर और एक बिना बताए। जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि हम आज इस ज़िले का दौरा करेंगे, तो उस ज़िले के जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं सब वही चीज़ें उनको दिखाते हैं, सब अच्छी चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, असलियत को जान नहीं पाते हैं। तो ये तो औपचारिक हो गया। लेकिन वही मुख्यमंत्री बिना बताए पहुंच जाएं तो ये अनौपचारिक होगा, और असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, उसका पता तभी लग सकता है। तो ये बहिर्दर्शन विधि है। फिर प्रयोगात्मक विधि, जब हम किसी प्रयोगशाला में चीज़ों का पता लगाते हैं, एक परीक्षण के द्वारा सही और गलत की जांच करते हैं, उस विधि का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोगात्मक विधि कही जाती है। इसके बाद हम उस तरफ जाएं तो विकासात्मक या
जननिक विधि, जो पहली विधि है विवरणात्मक विधि के अंतर्गत विकासात्मक या जननिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड। विकासात्मक या जननिक विधि में हम जब अध्ययन करते हैं इस विधि से, तो मनुष्य के जन्म से लेकर और वर्तमान समय तक के उसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और जन्मजात वंशानुक्रमीय तत्वों का अध्ययन करते हैं और कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिन व्यवहारों ने उसके जीवन को कहाँ तक प्रभावित किया है, इसका अध्ययन विकासात्मक विधि के अंतर्गत करते हैं। दूसरी विधि उसमें आती है व्यक्ति इतिहास, केस हिस्ट्री मेथड। जब किसी व्यक्ति के ऐसे व्यवहार का पता लगाया जाता है जो पहले से उसमें नहीं था, उस व्यवहार का पता लगाने के लिए व्यक्ति इतिहास या केस हिस्ट्री मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान समय जहां उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसके सामाजिक, पारिवारिक, पर्यावरणीय बिंदुओं की चर्चा की जाती है, पता लगाया जाता है और फिर उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इसी विधि के साथ साथ व्यक्ति इतिहास, केस हिस्ट्री विधि के साथ साथ क्लिनिकल और टेस्ट विधि का प्रयोग भी कर लेते हैं कभी कभी हम। तो ये व्यक्ति इतिहास विधि है। इसके साथ साथ साक्षात्कार विधि की बात करते हैं। तीसरे बिंदु पर हम साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार दो तरीके से होते हैं, एक संरचित, एक असंरचित। साक्षात्कार के दो रूप होते हैं, संरचित और असंरचित। संरचित साक्षात्कार में सारी चीज़ें पहले से निश्चित होती हैं, प्रश्नों का क्रम निश्चित होता है और पूछे जाने वाले प्रश्न निश्चित होते हैं। लेकिन असंरचित साक्षात्कार में कोई क्षेत्र और प्रश्न तथा उनके पूछे जाने का क्रम निश्चित नहीं होता है। तो इस तरह से साक्षात्कार विधि में विषय के गुण का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ तुलनात्मक विधि, जब हम दो वस्तुओं, व्यक्तियों या क्रियाओं से का तुलना करके अध्ययन करते हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मनोभौतिकी में उसके मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परीक्षण विधि, टेस्ट के मेथड से, जैसे हम उदाहरण के लिए अगर आसानी से समझना चाहें तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से अपनी समस्याओं को बताते हैं। डॉक्टर एक टेस्ट कराने के लिए लिख देता है कि आप डायग्नोस्टिक सेंटर पर चले जाइए और टेस्ट करा लीजिए। और टेस्ट विधि के साथ साथ वो क्लिनिकल यानी उपचारात्मक विधि का भी प्रयोग कर लेता है। जब हमारी रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो डॉक्टर होता है वो हमारा उपचार शुरू कर देता है। क्लिनिकल मेथड इसको कहते हैं। समस्याओं का पता लगाना, और ये टेस्ट हो गया, और समस्याओं का पता लगाकर उसका उपचार करना। इसके साथ साथ सांख्यिकी विधि, जब संख्याओं की गणना से संबंधित कोई समस्या हमारे सामने होती है तो सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं। और समाजमिति, समाज के विभिन्न गुणों का अध्ययन करने के लिए समाजमिति विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद हम इसके आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।